नमस्कार, मैं हूं प्रभात उपाध्याय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारत फर्स्ट द्वारा प्रस्तुत युवा मंच के इस कार्यक्रम में। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वह है भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। तो आज की अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने पैनलिस्ट से मिलवाना चाहूंगा। आज की चर्चा के जो पैनलिस्ट हैं वह हैं अमन जोशी जी, जो कि एपस्टैंड एजुकेशन के फाउंडर हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं करण मेहरा जी। करण मेहरा जी जो हैं वो टाइक इन्वेस्टमेंट के फाउंडर हैं। और जो हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं वह हैं अभिषेक राजाराम जी, जो कि एक आर्थिक विशेषज्ञ होने के साथ-साथ एमएसएमई जो स्टार्टअप के बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। तो मैं आप तीनों लोग का स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। अमन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने पिछले 7 वर्षों तक प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवाएँ दी हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में सेवाएँ देने के बाद अपनी खुद की ऑर्गेनाइज़ेशन बनाना, अपना आपने स्टार्टअप पिछले 1 साल से शुरू कर रखा है। तो उसका हेड होने पे अपने एक ड्रीम ऑर्गेनाइज़ेशन को सेटअप करने के बाद उसको लीड करने पे क्या फ़र्क आता है? एक एम्प्लॉयी से एक ऑर्गेनाइज़ेशन का फाउंडर हेड बनने के बाद जब आप डिसीज़न मेकर की पोज़ीशन पे आ जाते हैं, आपका हर एक डिसीज़न उस ऑर्गेनाइज़ेशन की रूपरेखा और दिशा बदल सकता है। तो इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसा महसूस करते हैं आप? प्रभात, सबसे पहली बात तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है स्टार्टअप में जब आपने इतने साल काम किया होता है। बिकॉज मैंने 10 to 4 काम किया है, मैंने 5 to 2 नाइट शिफ्ट में काम किया है, 9 to 6 काम किया है। सबसे पहला चैलेंज यही आ जाता है कि आप बीइंग एम्प्लॉयर रूम से बाहर ही नहीं निकल पाते। राइट, वही बात आ जाती है जो हम कॉलेज में सीखते हैं ना, कि आप अच्छे जूनियर बन के रहोगे तो अच्छे सीनियर बन पाओगे, अच्छे एसोसिएट बनोगे तो अच्छे टीएल बनोगे, अच्छे टीएल बनोगे तो मैनेजर बनोगे। तो चैलेंजेस बहुत है, दूसरे से काम करवाना आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है। अब जब आप स्टार्टअप के लिए जाते हो तो आप ये चीज भी ध्यान में रखें कि अगर आप पहले 8 घंटे काम कर रहे थे तो शायद यहाँ 18 ही करना पड़ेगा, मंडे टू संडे, जब तक वो एक सैचुरेटेड या स्टेबलाइज्ड पोजीशन पे नहीं आ जाता। क्योंकि आप जब वो कल्चर बनाओगे, पहली बात तो आपके स्टार्टअप में यही प्रॉब्लम लाएगा कि अट्रीशन रेट हमेशा ही ज्यादा रहता है। बिकॉज आपको दूसरों को ट्रस्ट गेन करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि आप पे कोई ट्रस्ट क्यों करे एज स्टार्टअप। अभी आपकी कोई अपीयरेंस नहीं है, वेबसाइट भी आप 6 महीने बाद बना रहे हो, यू नॉट फाइंडिंग राइट पीपल फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। तो वही सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो ट्रस्ट जीतना बहुत बड़ी बात है। किसी लोगों को स्टेबल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करवाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। वही सबसे पहली अचीवमेंट है आपकी कि आपने किसी का प्रोबेशन पीरियड पूरा करवा दिया है। तो राइट, दीज आर सर्टेन चैलेंजेस। और जब आप किसी चीज को चलाते हो तो हाँ, भाग दौड़ हाथ में पकड़ने में किसको मजा नहीं आता। लेकिन जब आप उसके लिए कभी कभार 2-2 दिन सोते भी नहीं हो तो भी आपको, लेकिन इसका एक अपना ही रश है। अगर मैं आपको एक बहुत बोलूं, इसका एक अपना ही एड्रेनलिन रश है कि हाँ यार, आप कुछ कर रहे हैं और आपके हिसाब से कोई चीज कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आपके हिसाब से तो आज के दिन में घर भी नहीं चलता आपका। बट आप कुछ एक ऑफिस चला पा रहे हैं छोटा मोटा, और उसको आप शेप आउट कर रहे हैं और वो हल्का हल्का ग्रो हो रहा है। लाइक वो पहले क्रॉलिंग स्टेज पे है और हल्का चलना सीख रहा है। तो इट्स लाइक इन इट्स अमेजिंग थिंग टू लुक फॉर। चलिए करण मेहरा जी, आपसे भी ये सवाल रहेगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में और उसको चलाने में? आई थिंक अमन ने बहुत बहुत ही अच्छा कहा कि जब आप द स्विच फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉयर, जो स्विच है वो स्टार्टअप में आपको कभी महसूस नहीं होता। वो ना आपके दिमाग में पीछे खेलता रहता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं किसी को बोल रहा हूँ कुछ कर ले, मैं काम डेलीगेट कर रहा हूँ। बट कभी जैसे आप बैंक में आपकी प्रमोशन हो गई, वो एक दिन आपको नया कैबिन मिल गया, आप वहां जाके बैठे, वो जो दिखाते हैं ना मूवीज में, वैसा कभी नहीं होता। वैसा वैसा वो वाला दिन कभी नहीं आएगा जब आप सोचोगे कि ठीक है यार, मैं हूँ सीईओ, मेरे साथ 15 लोग काम कर रहे हैं। वो वाली फीलिंग स्टार्टअप में तो बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं खुश हूं कि आनी भी नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर्स आर वेरी ग्राउंडेड। अगर आप देखें तो काफी उनके पैर जमीन पर है। और वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में जो सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर्स है, उनकी टीम 200, 300, 400 लोग की टीम है, वो फिर भी आज की डेट में कस्टमर्स को फोन करके पूछते हैं कि क्या क्या हम कैसे बेहतर कर सकते हैं हमारी कंपनी, आप हमारी सर्विस आपकी तरफ। सो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ स्टार्टअप कि आप नहीं, आपकी आपको कभी ये महसूस ही नहीं होगा कि आप चला रहे हो।
बिकॉज मोस्ट स्टार्टअप्स में तो आप तो चला रहे हो, बट आपके ऊपर भी एक होती है एंटिटी, उसको कहते हैं हम इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक ये जिस तरह से बना है ठीक बना है और ऐसे ही रहना चाहिए। अभिषेक जी, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वक्त वैश्विक स्तर पे अगर देखें तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कई स्टार्टअप रोज बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो भविष्य के स्टार्टअप ओनर्स हैं उनके लिए कुछ मार्गदर्शन दें, जिससे कि उन्हें अपने सपने को टूटते हुए ना देखना पड़े और वो सफल हो। क्योंकि कुछ छोटी छोटी खामियां हो जाती है जिसके कारण से ये स्टार्टअप, जो उनके सपने होते हैं, वो होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी मिसमैनेजमेंट या किसी एक कमजोरी के कारण, क्योंकि वो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, वो बिजनेस फील्ड में या फिर इसमें बिल्कुल नए होते हैं, उन्हें जानकारियां कम होती हैं। तो जब वो इस फील्ड में उतरें, अपना स्टार्टअप लॉन्च करें, तो उनका जो सफलता का रेट है वो बहुत हद तक सुधर जाए। इसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? कृपया आगे आए। इसमें सबसे पहला मेरा सुझाव ये होगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए। कई बार जैसे अमन जी और करण जी ने बोला कि भैया माइंडसेट था एम्प्लॉय का, अब एम्प्लॉयर बन गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एम्प्लॉयर बन के काम नहीं करते, कहते खाली बैठे, या अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना चाहते, जो कि गलत है। और वो जिस दिन ये करना चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, अपने समय के हिसाब से काम करूंगा, मैं सुबह, अगर आपका ऑफिस का टाइम 9 to 6 है तो आपको 8 बजे ऑफिस पहुंचना है। और अगर आप सोचें कि भैया मैं बॉस हूं, मैं 11 बजे पहुंचूंगा, तो आपका स्टार्टअप पक्का फेल होगा। ये लिख के रख लीजिए, पक्का फेल होगा, चाहे कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट। दूसरी चीज, आप शुरू के सालों में पैसा ना निकालें। आप अपनी सैलरी भी मत लीजिए, जितना बहुत जरूरी है खर्चा निकालना है उतना ही निकालिए, क्योंकि कैश फ्लोज बड़े दिक्कत वाले होते हैं। आपके पास हमेशा इतना पैसा होना चाहिए कि आप 3 मंथ कम से कम सैलरी जेब से दे सको, अगर इनकम नहीं आए तो। तीसरा सबसे बड़ा काम, आप अपने एम्प्लॉयज को कोशिश कीजिए कि कम सैलरी दे, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनका स्टेक दे दीजिए, जिसको हम कहते हैं कि साहब इनके ये 3 साल जो प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहे थे, तो प्रोबेशन पीरियड में कई बार क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि भाई आप 3 साल काम कीजिए तो आपको 1000 शेयर मिल जाएंगे या 100 शेयर मिल जाएंगे। फिर तो वेस्टिंग पीरियड है, तो इसकी वजह से जब उसको शेयर मिल जाते हैं तो उसको लगता है मेरी अपनी कंपनी, अगर ये आगे चलेगी तो मेरा भी अपना स्टेक है। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे, और कागजों पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती, आपका ड्यू डिलीजेंस अगर खराब हो गया, और मान लीजिए उसी गलती की वजह से 2-3 कंपनीज ने मना कर दिया आपको पैसा देने से, तो मार्केट में नाम खराब हो जाएगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा। और अगर फिर पैसा मिला भी तो वो फिर इतने मुश्किल से मिलेगा, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, कहीं ना कहीं आप अब परेशान महसूस होंगे, और फिर वो स्टार्टअप शायद उतनी अच्छी तरह से ना चल पाए। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे, देन डेफिनेटली योर स्टार्टअप विल बिकम अ यूनिकॉर्न। आप आईपीओ लाइए, वैल्यूएशन अच्छी रखिए, सबके साथ ईमानदारी से काम कीजिए, और पर्सनल एक्सपेंसेस जहां तक हो सके कंपनी में डालने की कोशिश ना कीजिए। हो सके अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा खर्चा है जो कि आपको लगता है कि साहब पर्सनल भी मान सकता हूं और ऑफिशियल भी मान सकता हूं, तो उसको पर्सनल ही माने, डोंट पुट इट इनटू इट। हालांकि एंटरप्रेन्योर्स से मैं जितना भी मिला हूं, वो बड़े विनम्र स्वभाव के होते हैं। जैसे करण मेहरा जी ने कहा कि वे खुद कॉल करते हैं, खुद फीडबैक्स लेते हैं, तो वहां तक तो समाज में दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां पर आती है कि आप सुबह टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच रहे, या शाम को सारे लोग 6 बजे का टाइम है, आप 5 बजे निकल गए, बोले साहब अब तो मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। ऐसा भी मैंने कई एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कि थोड़े दिन में करे, बोले गोल्फ खेलने जा रहा हूँ जिससे कि मेरी नेटवर्किंग बनेगी। पहले कंपनी सेटअप कर लो, फिर गोल्फ भी खेल लेना। अभिषेक राजाराम जी, आपके लिए मेरे पास ये सवाल है कि जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में
स्टार्टअप्स का मतलब उतना भी क्रेज नहीं है। हम जब ग्लोबल रैंकिंग्स भी देखते हैं तो उसमें दिल्ली का रैंक आता है, उसमें बॉम्बे का रैंक आता है, उसमें बैंगलोर का रैंक। टॉप 3 सिटीज ये हैं जो हमारी स्टार्टअप की रैंकिंग लिस्ट में आती हैं, जहाँ पे स्टार्टअप बहुत फल फूल रहा है, जो हब्स बन चुके हैं। तो इनको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो अगर पहुंचाना हो, क्योंकि जो माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, जो हमारे जो यूथ है या फिर कोई भी रोजगार को तलाश में व्यक्ति है, वो इन सिटीज की तरफ भाग रहा है। तो हम इनको टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ही इनकॉर्पोरेट करें, इसके लिए हमें स्टार्टअप्स की जरूरत है इन सिटीज में भी, टीयर 2 और टीयर 3 स्टेज की सिटीज जो हमारे देश में है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो स्टार्टअप हब्स हैं वो और डेवलप हों, और ये भी एक स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल माहौल वाले शहर के रूप में हमारे विश्व पटल पे प्रस्तुत हो पाए? We are a country with 1.35 billion population, and which is very different. The mindset is very different vis-a-vis when we talk about the rural India and the urban India. माइंडसेट का भी फर्क है। शायद सिटीज में माइट फैमिलीज माइट प्रमोट डूइंग इनोवेटिंग समथिंग। रूरल इंडिया में दे माइट से कि भाई जॉब कर लो या फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लो। दिस इज ऑल अबाउट एंड ऑल्सो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। हमारा शायद ब्रॉडबैंड उतना स्ट्रांग नहीं होगा अगर हम रूरल इंडिया में कहीं अंदर चले जाएं। वी माइट नॉट फाइंड गुड रोड्स ऑल्सो। देयर आर टाउन्स विच डोंट गेट 24-hour इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। दैट इज ऑल्सो अ रिस्ट्रिक्शन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इनोवेशन, 2010-2020 was called the year decade of innovation, और उसी साल में हमने एक नेशनल इनोवेशन काउंसिल भी एस्टेब्लिश की है इंडिया में। तो इफ योर प्रोडक्ट इज समथिंग विच यू बिलीव दैट इट इज इनोवेटिव, what Karan ji has said that भैया कोई बड़ी कंपनी नहीं बना रही, so come with an innovation, just cross check with that council कि भैया मैं मान तो रहा हूं कि मैंने इनोवेट करा, बट पता चला ये लाइसेंस ही किसी और के पास है। तो ये आप अगर क्रॉस चेक कर ले, उनसे गाइडेंस ले ले, अपने पेरेंट्स को समझाएं कि इतना रिस्क नहीं है। एंड देन करण सेट की पहले एक नॉर्म होता था कि इस तरह रेस्ट्रिक्शंस करनी है, इसमें अब गवर्नमेंट ने भी करेक्शन कर दिया। इनफैक्ट दे हैव अलाउड 1% कंपनी ऑल्सो, एक प्राइवेट लिमिटेड की तरह होती है, प्रोप्राइटरशिप ना होकर 1% कंपनी होती है, ओपीसी बोलते हैं, इसमें नाम के आगे लगता है। तो 1% कंपनी को भी स्टार्टअप इंडिया में अब 1 अप्रैल से इसको कवर कर दिया गया है विद लिमिट ऑफ 60 लाख रुपीस की उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मैक्सिमम। सो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि 1% भी इनोवेशन स्टार्टअप में आ रहे हैं। एंड अगर टायर 2 टायर 3 सिटी में आप काम करें, आई विल कॉल टायर 3 एज अ टाउन रादर देन सिटी, तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है दैट आई कैन डू सम इनोवेशन, आई कैन गो अहेड। वो कहते हैं भैया तुम भी 21 साल के लड़के अभी कॉलेज खत्म कर रहा है, दुनिया देखी नहीं है, अरे बिजनेस नहीं करना, बिकॉज दे हैव सीन पीपल लूजिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी इन सच काइंड ऑफ थिंग। तो लॉस आपकी पर्सनल एसेट्स को नुकसान ना हो, इन दोस केसेस ओपीसी इज बेटर वन। एक बार एक फिर इस पे जरा प्रकाश डालिए, ओपीसी क्या है जो बता रहे हैं कि अच्छा है? जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि आपकी अगर नुकसान हो गया तो लायबिलिटी उतनी ही रहेगी जितना आपने पैसा बोला है उतना गया है। ऐसे ही पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो उसका इंप्रूवमेंट करके दिया LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, विज़ प्राइवेट लिमिटेड में 200 मेंबर्स हो सकते। 1% कंपनी में एकल व्यापार है जिसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, लेकिन इसमें लायबिलिटी लिमिटेड। तो अगर कभी ओपीसी में नुकसान हो गया तो आपकी घर की संपत्ति पे दिक्कत नहीं आएगी, बैंक उसको लेने नहीं आएगा। दूसरी चीज, प्रोप्राइटरशिप की इतनी स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, रिटर्न्स वगैरह उस तरह नहीं जाती, क्योंकि प्रोप्राइटर की अपनी इनकम में मर्ज हो जाती है। तो उसकी वजह से जब आप एंजल फंडिंग लेने जाते हैं तो ड्यू डिलिजेंस में कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। दैट्स व्हाई इफ यू आर इनोवेटिंग,
एंड यू आर सिंगल वन, तो ओपीसी इज बेटर मेथड, जिससे कि आपका ड्यू डिलिजेंस भी पूरा हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट भी आ जाता है और खर्चा भी कम लगता है। एंड व्हेन यू गो फॉर फर्स्ट, देखो सबसे पहली दिक्कत फर्स्ट सीड फंडिंग में आती है, उसके बाद तो उसके रेट ही बढ़ रहे हैं ना कैपिटल के। भाई आज 50 करोड़ की वैल्यूएशन आई है, कल 75 आएगी, परसों 200 करोड़ आएगी, सीधी ऐसा होता है। पहली जो वैल्यूएशन चाहिए उसके लिए अगर आप अकेले हैं देन यू शुड ऑप्ट फॉर ओपीसी। चलिए, इस सवाल का जवाब देके आपने कई मध्यम वर्गीय परिवारों में जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, उन्हें लगता है कि हमारा कहीं घर बार पे ना आ जाए बात, उस चीज को आपने इस बात को बता के एक तरीके से उनको चिंता मुक्त कर दिया। अगर उनका कोई परिवार सदस्य चाहे स्टार्टअप करना तो वो उस पर बढ़ावा ही देंगे, उससे अब उससे वो डरेंगे नहीं। और इसी के साथ मैं आपसे एक आखिरी सवाल यह पूछना चाहूंगा कि जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा इस वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये और रफ्तार से बड़े और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं हमारे इन्वेस्ट करें इन स्टार्टअप्स में, तो इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या बदलाव और आने चाहिए? जो भी सरकार इसकी तरफ काम कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। आगे चलकर बस इतना ही है कि जितनी भी इंडियन यूनिकॉर्न्स बनने वाली हैं, they should come with more and more IPOs and people should trust them। एक माहौल बनना चाहिए, बिकॉज इंडिया में माइंडसेट की ब्रेन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम चैलेंज यहां पर माइंडसेट का होता है। आप काबिल हैं, लेकिन आपकी काबिलियत पर सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है वो फैमिली से लगाई जाती है। फैमिली के बाद जो रिलेटिव्स हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं। अगर इसको ये दोनों में से कोई, अमन जोशी या करण मेहरा जी मेरी बात से सहमत हो तो बता सकते हैं। फैमिली एक बार को सपोर्ट कर दे, लेकिन रिलेटिव सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि भैया अरे क्या करवा रहे हो आप इससे, ऐसा करो मैं इसकी जॉब लगवा देता हूँ, 10 to 6 की जॉब करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन इज नॉट वांट फॉर 10 to 6 जॉब। ये 6 to रात के 12 तक काम करने वाला आदमी है। ये सुबह 6 बजे उठेगा, लैपटॉप लेकर बैठेगा, रात के 12 बजे तक काम करेगा। ये डेडिकेशन है उसमें, और ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। जितना आपने पिछले 100 साल में नहीं कमाया उतना ये पहली वैल्यूएशन में लेकर आ जाए। मैं अपने अगले सवाल से पहले कुछ तथ्य सामने रखना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का है वह तीसरे पायदान पे आ चुका है पूरे विश्व में, और हर घंटे 4 स्टार्टअप इस देश में नए आ रहे हैं। और जब हम स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पाते हैं कि 5 लाख स्टार्टअप हब्स में इस वक्त आपके 54,000 DPIIT के रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इस वक्त क्रियान्वयन में हैं, और 2600 के लगभग ही फंडेड हैं इस समय। तो इन तथ्यों को सब देखते हैं और फिर पाते हैं कि कई ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो कि रजिस्टर्ड शायद और रिकॉग्नाइज्ड अभी नहीं होंगे स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे करण जी पूछना चाहूंगा इस सवाल की, मतलब क्या आपका जो स्टार्टअप है ये स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है क्या? या और बेहतर पूछूं तो ये रजिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या आपका ये जो DPIIT का जो रिकॉग्निशन मिलता है इस पोर्टल पे, क्या आपको वो प्राप्त है? नहीं, मेरा स्टार्टअप रिकग्नाइज्ड है। एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कि हमारी कंट्री में स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं उन्हें कंप्लायंस की इतनी नॉलेज नहीं होती, उनको इतनी समझ नहीं होती कि चलो ये लाइसेंस ले लेंगे तो आगे जाके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, हमारे टैक्स नहीं लगेगा उस पर, ये लाइसेंस ले लेंगे तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा। तो आई थिंक जो फाउंडर्स होते हैं उनकी जो थॉट प्रोसेस है इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रोडक्ट, और वो भूल जाते हैं कि बैक एंड काम भी होते हैं। सो आई थिंक अवेयरनेस हमारी कंट्री काफी अच्छी कर रही है, बट आई थिंक मोर अवेयरनेस एंड मोर इम्पोर्टेंटली मेकिंग द प्रोसेस वेरी डोर टू डोर इज व्हाट्स रिक्वायर्ड। बिकॉज आज की डेट में ऐसे बहुत स्टार्टअप्स है जो बहुत अच्छे स्टार्टअप्स है जो सिंगापुर में अपनी कंपनी खोल रहे हैं, US में अपनी कंपनी खोल रहे हैं, UK में अपनी कंपनी खोल रहे हैं, जबकि उनको इंडिया में अपनी लिमिटेड कंपनी खोलनी चाहिए। इसी सवाल को मैं अमन जी से पूछना चाहूंगा। अमन जी, क्या आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड है, स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्टर्ड है? नहीं, एज इफ नाउ तो नहीं है। उद्यम आधार एंड MSME से जुड़े हैं, बट लाइक एज इफ नाउ अभी स्टार्टअप उस पे नहीं है, बिकॉज 1 ईयर काफी चीजें सीखने को मिली है। अब जाके पता लगा है कि मुझे कहाँ कहाँ रजिस्टर करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं।
क्योंकि आई थिंक करण ने बहुत सही बात बोला कि आज की डेट में कोई काम शुरू करना तो बहुत आसान है, बट उसके पीछे क्या लाइक डॉक्यूमेंटेशन वर्क का ही बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? सो वो आपको विद टाइम ही पता लगता है। तो आई थिंक कि अभी तो बहुत नई नई चीज है, बट डेफिनेटली आई टेक अ पॉइंट, और यहाँ से कहाँ कहाँ आप जुड़ सकते हैं तो वो होता ही है। तो कुछ एक जगह पे रिकग्नाइज है, जैसे आज की डेट में अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, एक लेबर लाइसेंस चाहिए होता है आपको, कि लेबर लॉ के अकॉर्डिंगली भी आपकी कोई चीजें चलनी चाहिए, तो वो लाइसेंसिंग आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। मैंने देखा कई लोगों के पास नहीं होती है, एंड प्रॉब्ली उनको उसके कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली कुछ एक जगह पे है, हाँ स्टार्टअप इंडिया पे एज इफ नाउ नहीं है, बट डेफिनेटली उस पर भी जुड़ने की जल्द ही अभी हो रही थी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे 2 स्टार्टअप फाउंडर्स ने उन्होंने बताया कि एक जो है करण मेहरा जी, उनका स्टार्टअप जो है वो आपका स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। वहीं जो हमारे दूसरे फाउंडर हैं अमन जोशी जी, उनका स्टार्टअप फिलहाल अभी वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें दोनों तरह के स्टार्टअप देखने को मिले। अब मैं जानना चाहूंगा अपने आर्थिक विशेषज्ञ जी से कि अभिषेक राजा राम जी, आप बताएं कि इस रजिस्ट्रेशन का स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे क्या महत्व है और सरकार क्या-क्या स्टार्टअप्स को सुविधाएं प्रदान कर रही है, कैसे इसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्या-क्या योजनाएं हैं इसके लिए सरकार की तरफ से? देखिए, स्टार्टअप, जैसे मेरे एक साथी पैनलिस्ट ने बोला कि यंगस्टर्स आइडिया लेकर आ रहे हैं एंड दे आर पैशनेट, so they know their own product, they know their own services, but there is some lagging at the registration part, at the compliance part. उसको हम गलत भी नहीं मानते, because when we come with the definition of a startup, so the entity, as per the Startup India definition, the entity should be working towards innovation. When we use the word innovation, so again it requires a passion, development or improvement of a product or process or services. And the most important thing, the business should be scalable in size, which has high potential of employment generation or wealth creation. तो employment भी generate करे या wealth create करे. Now in those cases, जब इनिशियल में स्टार्टअप थी पहले से, तो उसमें लिमिट की कि भैया 5 साल पुरानी कंपनी, 5 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए, 25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए. नाउ विद मोदी जी अनाउंसिंग स्टार्टअप इंडिया एंड ही केम विद द सेतु 1, तो अब लिमिट्स हो गई कि भैया 250 करोड़ से नीचे टर्नओवर होना चाहिए. एंड द टाइम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 10 years, कि 10 साल पुरानी कंपनी या एंटिटी भी हो सकती है. सो लेट नहीं है अमन जोशी जी, पहला साल तो सेटअप करने में ही लग जाता है बिजनेस को. तो बेनिफिट्स ये हैं, यू माइट गेट फंडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसा आपने कहा कि 54,000 में से 2600 को गवर्नमेंट ने फंड करा है. बट एज अमन जोशी जी हैज रजिस्टर्ड हिज एंटिटी विद द MSME, so even if he doesn't get loan as per or investment as per startup, then also he can get loan from the banks as per MSME, क्योंकि उसमें lower rate लगता है, interest, mortgage नहीं देना पड़ता. But the basic benefits are, there are certain benefits of getting registered with Startup India. For example, जैसे करण मेहरा जी बात कर रहे थे entry and exit points की, for the promoters or as the angel investors. So इसमें वैल्यूएशन का बहुत ज्यादा झगड़ा होता था. The department used to challenge the valuations कि भाई साहब ये तो गलत वैल्यूएशन कर लिया आपने, इतना तो. सी स्टार्टअप्स कम्स विद एन आइडिया, और आइडिया की वैल्यू है, वो कहीं पेपर पे दिखती नहीं है. हो सकता है एक IT कंपनी हो और उसका इन्वेस्टमेंट के नाम पर तो उसकी एक वेबसाइट है बस. सो इनकम टैक्स ऑफिसर्स समझ नहीं पाते थे कि भैया इतनी वैल्यूएशन कैसे दे रहे हो आप कैसे कह रहे हो कंपनी 50 करोड़ की है, एक वेबसाइट ही तो है, और असेट्स के नाम पर भैया 20 लाख के तुम्हारे से कंप्यूटर्स पड़े हैं. सो देन दे केम विद कि भैया अगर आपने शेयर्स की सेल परचेज करी है तो इट विल नॉट बी चैलेंज बाय द डिपार्टमेंट. You will get loans from banks. You will get investment if you are able to convince the department, DPIT, after registration, कि जो हम आइडिया लाए हैं that is innovative, that will generate wealth.
that will generate employment and it would be long-term wealth creator. So these are certain benefits. In fact, there come certain special benefits for women entrepreneurs. There are certain special benefits if someone is from tribal area. And of course, we have some benefits for this SC quota. बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि कुछ नया होना चाहिए स्टार्टअप में, वही उसका मूल भाव है। तो जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ 2021 में अलॉट कर रखे थे, और अभी हाल ही में कुछ नई स्कीम्स भी आई हैं, जैसे उभरते सितारे स्कीम और समृद्धि प्रोग्राम आया है, जो कि स्टार्टअप को फंड करने के लिए ही है स्पेशली। तो इन स्टार्टअप्स में फंडिंग का जो लाभ पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है, तो उसको ये युवा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या तरीका होगा? इसमें देखिए, आज कल ही गवर्नमेंट ने एक समृद्ध स्कीम भी लॉन्च करी है, जिसमें 300 स्टार्टअप्स को उन्होंने कहा है कि 40 लाख रुपीस तक, मैक्सिमम 40 लाख रुपीस तक हम इस स्टार्टअप को दे देंगे। द थिंग इज, फर्स्ट योर आइडिया शुड बी कन्विंसिंग वन, यू डू ऑल द डॉक्यूमेंट, यू डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस। देखिए, जो ये बात कह रहे थे कि भाई डॉक्यूमेंटेशन वीक होती है, कि जब आपको किसी से पैसा लेना है, योर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। और कहीं ना कहीं जो करण मेहरा जी बात कर रहे थे कि भैया उनका जो कंसंट्रेशन होता है दैट इज ऑन द प्रोडक्ट, बिकॉज दे आर पैशनेट, दे गो विद देयर ड्रीम्स। उस चीज से उनकी जो ड्यू डिलिजेंस है पीछे कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई बैंक्स फियर टू गिव देम लोन, व्हाई डिपार्टमेंट रिजेक्ट्स योर फाइल। सो फर्स्ट इज योर आइडिया शुड बी कन्विंसिंग वन, second you should do the documentation, third whatever scheme government keep on announcing, ऐसा नहीं है, जो सेतु अनाउंस करा था उन्होंने 2016 में, उसमें भी 1000 करोड़ रुपीस दिए थे। अगर आप आज सुबह का कोई भी न्यूज़पेपर उठा लें तो उसमें समृद्ध के बारे में डिटेल दे रखी है। नाउ यू हैव टू चेक कि भैया मैं समृद्ध की डेफिनेशन में आता हूं नहीं आता। इफ आई कम अंडर दिस तो मैं अप्लाई कर देता हूं, 40 लाख रुपीस तक का लोन मुझे मिल जाएगा। सो योर आइडिया शुड बी कन्विंसिंग and documentation should be proper, along with when department do due diligence or bank do due diligence, then you should be able to convince कि भाई साहब मैंने बीच में पैसे चोरी नहीं करे, this is a genuine expenditure and I am doing whatever is right। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है, the entrepreneur has to accept it कि अगर मैं देर रात तक बैठकर काम कर रहा हूं and I am eating pizza, तो मैं वो खर्चे में ना डालूं, बिकॉज देन डिपार्टमेंट सेज कि भाई साहब आप तो प्रॉफिट में हो नहीं, आप रोज पिज्जा खा रहे हो। और छोटी छोटी चीजों पर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज योर आइडिया इज नॉट टू मेक रेवेन्यू, योर आइडिया इज टू वेल्थ क्रिएशन। आपको ये 2-4-10 लाख रुपए नहीं कमाने, यू आर गोइंग टू क्रिएट entity which would be much worth than say 100 crore, 200 crore, 500 crore। इतनी वैल्यूएशंस बहुत जल्दी 2-2 साल में हमने स्टार्टअप्स को लेते हुए देखा है। एंड दैट यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2-2, 3-3 साल में लिस्ट हो रही है। वी हैव एंड देयर इज स्मॉल आईपीओ आल्सो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए आईपीओ भी आ रहा है, एंड देन वी कैन गो देयर आल्सो। जैसे आपने अभी बताया कि ये सारी सुविधाएं जो हैं स्टार्टअप्स के लिए हम मुहैया कराई कर जा रही हैं, तो इन स्टार्टअप्स की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मतलब स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, और वरना जैसे हमारे अमन जी थे तो इनको या तो अपने डॉक्यूमेंट को लेके जो उनके पास कंपनी के मौजूद है इनको लोन के लिए जाना पड़ेगा, या और अगर जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है उसको थोड़ा और सरलता से ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब आप उस पर रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। 80 IAC में टैक्स हॉलिडे मिलता है, आपको टैक्स पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी जो आप प्रॉफिट कमाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना, सब्जेक्ट टू द डिडक्शन यू फुलफिल ऑल द कंडीशन अंडर सेक्शन 80 IAC। चलिए, तो एक बार फिर हम अमन जोशी जी के पास जाते हैं। अमन जी, आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके जरिए आप आने वाले जितने स्टार्टअप ओनर्स हैं उनको क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो मैं अभिषेक सर का ही थैंक यू करना चाहूंगा कि एक चीज तो समझ आती है व्हेनेवर आप ऐसी कभी डिबेट में बैठते हैं कि देयर इज लॉट मोर टू गेट अवेयर अबाउट। आपको सबसे पहली बात तो जितने भी ओनर्स हैं उनको, या
ऐसा कोई आइडिया लेके वो यही बोल सकता हूँ इससे या आपके मंच के माध्यम से कि अवेयरनेस जरूर रखें। जैसे आज की डेट में अगर मैं जाऊं तो आई बिलीव मैं और करण अगर यहाँ दोनों जाएंगे तो दोनों ही कुछ कुछ नॉलेज लेके जाएंगे जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने गुड के लिए, अपने गुड के साथ औरों के गुड के लिए। तो बेसिक चीज में सिंपल एक ही बोलूंगा कि मार्केट ट्रेंड को समझें, अपने पैशन को समझें। ऑर्गेनिक फंडिंग करनी है, अगर आपके पास ऑर्गेनिक फंडिंग है या आपने फंडिंग या इन्वेस्टर्स लाने हैं, क्या उसके स्टेक कॉम्प्रोमाइजेस है, उन चीजों को समझें। और जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है जिसपे आप जितना बचा भी सकते हैं और दूसरों को दे भी सकते हैं, तो उन चीजों को समझें। बट पहली बात है अवेयरनेस जरूर रखें। तो आई बिलीव यही एक मैंने तो यही चीज सीखी है, तो आई बिलीव मैं यही चीज आगे भी बोलना चाहूंगा। चलिए, करण मेहरा जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे नए स्टार्टअप जो शुरू करने वाले हैं उनके लिए? सबसे पहला सुझाव है कि अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, आप स्टार्टअप इसलिए शुरू करें क्योंकि आप उस आइडिया के पीछे पैशनेट है। क्योंकि बुरे वक्तों में जो आते हैं, काफी आएंगे, वो आइडिया ही आपको आगे लेके जाएगा। वो आइडिया विल ओनली गिव यू द ड्राइव टू वेक अप दैट मॉर्निंग। बिकॉज स्टार्टअप जो होता है, आई वुड कंसिडर इट टू बी अ बॉलीवुड मूवी विद अ क्लिफ हैंगर इफेक्ट। आपके जीवन में कुछ ना कुछ हर दिन आता है जो आपने कभी सोचा ना होगा। तो सबसे पहले आई थिंक मेरा मैसेज थोड़ा सा अलग है अमन से, कि आई थिंक अ स्टार्टअप फाउंडर शुड बी मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। उसके पास सपोर्ट होना चाहिए, लोगों का, दोस्तों का, फैमिली का। उसे पता होना चाहिए कि उसकी, जो हम कहते हैं, काफी एक फेमस वर्ड है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, उसको कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। उसे पता होना चाहिए कि वो क्या है। एंड आज की डेट में यंग स्टार्टअप्स, यंग फाउंडर्स, अमन और मेरे जैसे, हम आगे तभी ही जा सकते हैं अगर हमारी यूएसपी ऐसी हो जो कॉर्पोरेट्स या बड़ी बड़ी कंपनियां ना उठा पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ।